रिचर्ड फेनमैन ने एक बार कहा था, प्रकृति की सुंदरता उसके सरलतम नियमों में निहित है, लेकिन इन नियमों से उत्पन्न होने वाले जटिल व्यवहार को समझना एक पूरी अलग चुनौती है। नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक ऐसी ही जटिल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रकृति की सबसे विनाशकारी और कह सकते हैं रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी है। विशाल लहरें, सोचिए जरा, सुनामी की ताकत या फिर वो अनोखी सॉलिटॉन तरंगे जो बिना बिखरे हजारों मील चल सकती हैं। ये सब कुछ नॉन लीनियर वेव डायनेमिक्स यानी अरेखीय तरंग गतिकी के अंदर आता है। आज हम द हिंदू अखबार में छपे एक हालिया शोध का विश्लेषण कर रहे हैं। ये मूल रूप से साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इन शक्तिशाली तरंगों को समझने का एक बिल्कुल नया, बल्कि कहूं तो क्रांतिकारी तरीका खोजा है। देखिए, दशकों से वैज्ञानिक क्या करते आए हैं, वो इन्हें विशाल पानी की टंकियों वेव फ्लूम्स में स्टडी करते हैं। लेकिन इन शोधकर्ताओं ने बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ा। उन्होंने इन लहरों को एक माइक्रोस्कोपिक चिप पर बनाया। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या वाकई एक नन्ही सी चिप समुद्र की विशाल लहरों के राज खोल सकती है, या मामला कुछ और है? देखिए, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए साइंस एंड टेक के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें फंडामेंटल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है और जटिल सिस्टम्स को समझने के नए तरीके भी। और वैसे भी सामान्य ज्ञान के लिए भी ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए, इस छोटी सी दुनिया में छिपे बड़े रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट जी, ये नॉन लीनियर या अरेखीय तरंगे होती क्या हैं? आम लहरों से ये अलग कैसे हैं? सीधी सरल होती हैं। आप जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, एक अनुपात में। प्रेडिक्टेबल कह सकते। अच्छा। लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम में स्थितियों में छोटे बदलाव भी बहुत बड़े और अक्सर अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा आपने कहा है, सुनामी या सॉलिटॉन, ये इसी के उदाहरण हैं। हाँ बिल्कुल, और जैसा मैंने पहले कहा, वैज्ञानिक इन्हें दशकों से उन बड़ी बड़ी पानी की नहरों वेव फ्लूम्स में स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ, करते आए हैं। लेकिन इन पारंपरिक फ्लूम्स की एक बहुत बड़ी सीमा है, एक दिक्कत है। वो प्रयोगशाला में प्रकृति की वो चरम स्थितियां, वो प्रचंड नॉन लीनियरिटी जो असल सुनामी या तूफानी लहरों में होती है, वो बना नहीं पाते। अच्छा। इन तरंगों के पीछे का जो फिजिक्स है वो इतना जटिल है कि उस स्तर की नॉन लीनियरिटी लैब में हासिल करना लगभग नामुमकिन सा रहा है। और यहीं पर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का ये शोध इतना अनोखा और दिलचस्प बन जाता है। उन्होंने बड़ा होने के बजाय बहुत छोटा रास्ता चुना, एक माइक्रोस्कोपिक चिप पर वेव फ्लूम। और पानी नहीं, उन्होंने एक बहुत ही क्या कहेंगे, अजीब सा तरल इस्तेमाल किया। जैसा कि शोध के सहलेखक क्रिस्टोफर बेकर ने कहा भी है, तरल पदार्थ कैसे चलते हैं ये सदियों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन तरंगों और टर्बुलेंस के पीछे का बहुत सारा भौतिक विज्ञान एक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल। और वो खास तरल पदार्थ है सुपरफ्लूइड हीलियम। जब हीलियम गैस को परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ ही डिग्री ऊपर ठंडा किया जाता है, तो वो गैस से तरल नहीं बल्कि एक सुपरफ्लूइड बन जाती है। सुपरफ्लूइड, ये क्या चीज है? ये पदार्थ की एक क्वांटम अवस्था है, और इसकी सबसे खास बात इस प्रयोग के लिए ये है कि इसमें शून्य शांता होती है, जीरो विस्कोसिटी। कोई चिपचिपाहट नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी आंतरिक घर्षण या चिपचिपाहट के बह सकता है। सोचिए, जैसे हवा में कोई चीज बिना प्रतिरोध के तैर रही हो। इसका नतीजा ये होता है कि सुपरफ्लूइड हीलियम की कुछ नैनोमीटर यानी मीटर का अरबवां हिस्सा, उतनी पतली फिल्म भी बिना कहीं अटके एकदम आजादी से बह सकती है। अरे वाह! ये किसी सामान्य तरल जैसे पानी के लिए असंभव है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी उसे रोक लेंगे। तो टीम ने चिप पर सिलिकॉन की एक पतली सी बीम बनाई, लगभग इंसानी बाल जितनी चौड़ी, और ठंडा करने पर सुपरफ्लूइड हीलियम की सिर्फ 6.7 नैनोमीटर गहरी फिल्म अपने आप इस बीम पर चढ़ गई और बन गया एक आदर्श अति सूक्ष्म वेव चैनल। ठीक है, चैनल तो तैयार हो गया, पर इतनी छोटी जगह में लहरें बनाना और फिर उन्हें देखना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो और मुश्किल लगता है। हाँ, ये चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर ऑप्टिकल तकनीक अपनाई। बीम के एक सिरे पर उन्होंने एक खास संरचना बनाई, फोटोनिक क्रिस्टल कैविटी। समझिए, नैनो स्केल पर एक ऐसा डिजाइन जो प्रकाश को अपने अंदर फंसा लेता है, एक पिंजरे की तरह। फोटोनिक क्रिस्टल कैविटी,
ओके। जब शोधकर्ताओं ने इस कैविटी पर लेजर लाइट डाली तो लेजर की गर्मी ने उस जगह पर सुपर फ्लूइड हीलियम को थोड़ा गर्म किया। हाँ, और अब आता है सुपर फ्लूइड हीलियम का एक और अजीब गुण। सामान्य तरल गर्मी से दूर भागते हैं ना, लेकिन सुपर फ्लूइड हीलियम गर्मी की तरफ बहता है, उल्टा गर्मी की तरफ। जी हाँ, इसे फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। तो लेजर की तीव्रता को तेजी से बदलकर वे गर्मी के छोटे छोटे पल्स बना सकते थे, और ये गर्म पल्स सुपर फ्लूइड को धक्का देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में कोई छोटा सा पैडल लहरें बनाता है। समझ गया, मतलब उन्होंने रोशनी से चलने वाला एक नैनो पैडल बना लिया। कमाल है। बिल्कुल, और लहरों को देखने के लिए भी प्रकाश का ही इस्तेमाल हुआ। उन्होंने पाया कि जब सुपर फ्लूइड फिल्म पर लहर बनती है तो उसकी सतह ऊपर नीचे होती है। सतह की ये हरकत कैविटी में फंसे प्रकाश की फ्रीक्वेंसी या कह ले रंग को बहुत हल्का सा बदल देती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। हाँ, तो कैविटी से निकलने वाले इस बदलते प्रकाश पर नजर रखकर वे रियल टाइम में लहर के आकार और ऊंचाई को अविश्वसनीय सटीकता से माप सकते थे। तो ये पूरा सिस्टम, लहरें बनाना और देखना, पूरी तरह से ऑप्टिकल था, प्रकाश पर आधारित। अद्भुत। बिना छुए सिर्फ रोशनी से लहरें बनाई और उन्हें देखा भी। तो इस नन्हे से वेव फ्लो में उन्हें क्या खास देखने को मिला? वो कौन सी घटनाएं थी जो बड़े फ्लूम्स में नहीं दिखी थी? हाँ, यहीं से बात वाकई दिलचस्प होती है। इस चिप स्केल फ्लूम ने उन्हें कई ऐसी नॉन लीनियर घटनाओं को सीधे देखने का मौका दिया जिनकी भविष्यवाणी तो दशकों पहले हुई थी, पर जिन्हें कभी सीधे देखा नहीं गया था। जैसे कि पहली घटना थी बैकवर्ड स्टीपनिंग। बैकवर्ड स्टीपनिंग, पीछे की ओर झुकना। हाँ, देखिए, समंदर किनारे लहर आती है तो उसका ऊपरी हिस्सा क्रेस्ट, निचले हिस्से ट्रफ से तेज चलता है, तो लहर आगे झुकती है और टूट जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस सुपर फ्लूइड में ठीक उल्टा हुआ। निचला हिस्सा ट्रफ ऊपरी हिस्से क्रेस्ट से तेज चला। नतीजा, लहर टूटने से पहले पीछे की ओर झुक गई। सच में? पीछे की ओर? ये तो बहुत अजीब है ना? ये व्यवहार सिद्धांत में तो था, पर पहली बार इसे ऐसे देखा गया। अविश्वसनीय। और क्या देखा? क्या इससे भी ज्यादा कुछ नाटकीय हुआ? बिल्कुल हुआ। जब उन्होंने अपने लेजर पेडल की ताकत और बढ़ाई तो और भी चरम तरंगे बनी। उन्होंने नियर इंस्टेंटेनियस शॉक फ्रंट्स बनते देखे। मतलब लहर का अगला किनारा इतना तीखा हो गया कि वो लगभग सीधा वर्टिकल हो गया, जैसे पानी की एक दीवार अचानक खड़ी हो गई हो। बाप रे, शॉक फ्रंट्स नैनो स्केल पे? जी, और फिर इससे भी ज्यादा शानदार नजारा सामने आया, सॉलिटॉन फिशन। सॉलिटॉन फिशन मतलब सॉलिटॉन का टूटना? हाँ, एक तरह से विखंडन। हुआ ये कि एक शक्तिशाली शुरुआती लहर सिर्फ टूटकर बिखरने के बजाय कई छोटी छोटी एकदम सुगठित अकेली तरंगों के एक पूरी ट्रेन में बंट गई। अच्छा। यही अकेली तरंगें सॉलिटॉन कहलाती हैं। टीम एक ही शुरुआती पल्स से 12 सॉलिटॉन तक की श्रृंखला बनाने में कामयाब रही। एक लहर से 12 सॉलिटॉन? हाँ, जैसे एक बड़ी लहर ने कई छोटी अनुशासित लहरों को जन्म दे दिया हो। लेकिन ये सॉलिटॉन पानी वाले सॉलिटॉन जैसे थे जो ऊपर उठते हैं? नहीं, यही एक और पेंच था। पानी में सॉलिटॉन लहर की सतह से ऊपर उठी हुई चोटियां होती हैं, लेकिन ये सॉलिटॉन अलग थे। ये औसत तरल सतह के नीचे डिप्रेशन या गर्त के रूप में आगे बढ़ रहे थे। गड्ढों जैसी लहरें थीं ये। गड्ढों जैसी? हाँ, और इन्हें हॉट सॉलिटॉन कहा गया। हॉट सॉलिटॉन, वो क्यों? क्योंकि ये गर्त अपने आसपास के सुपर फ्लूइड से थोड़े ज्यादा गर्म थे। तो ये अवलोकन भी सुपर फ्लूइड डायनामिक्स के एक और पुरानी सैद्धांतिक भविष्यवाणी की पुष्टि थी। तो मतलब पीछे झुकती लहरें, शॉक फ्रंट्स और फिर गर्त वाले हॉट सॉलिटॉन। डॉक्टर बेकर ने भी शायद इसी बारे में कहा था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि हमने तरंगों को चलाने और मापने दोनों के लिए लेजर लाइट का उपयोग करके कई आश्चर्यजनक घटनाएं देखीं। ऐसी तरंगे जो आगे के बजाय पीछे की ओर झुकी थीं, शॉक फ्रंट्स और सॉलिटॉन जो चोटियों के बजाय गर्त के रूप में यात्रा कर रहे थे। इस अनोखे व्यवहार की भविष्यवाणी तो थी, पर इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। ठीक है, तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। प्रयोग बहुत तेज हुए, मिलीसेकंड में नतीजे मिले। उन घटनाओं को देखा गया जो पहले सिर्फ थ्योरी में थी। लेकिन अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या नैनोमीटर की हीलियम फिल्म पर देखे गए ये नतीजे सच में सुनामी जैसी विशाल समुद्री घटनाओं को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं?
क्या ये चिप वाकई समुद्र का एक छोटा सच्चा मॉडल है? एक तरफ क्वांटम तरल, नैनोमीटर स्केल, वैन डर वाल्स बल, दूसरी तरफ विशाल समुद्र, गुरुत्वाकर्षण, जड़ता। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया लगती है। ये बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका सीधा सपाट जवाब है नहीं। नहीं। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि जो बड़े पैमाने पर मतलब समुद्र में हो रहा है वही सब कुछ हूबहू इस चिप पर दोहराया जा रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष पानी की लहरों के लिए बेकार हैं या अप्रासंगिक हैं। यहाँ गणित की भूमिका आती है। गणित की भूमिका कैसे? देखिए, बड़े पैमाने पर जैसे समुद्र में या बड़े फ्लूम में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, और जड़ता, इनर्शिया, ये सबसे प्रमुख बल हैं। यही तय करते हैं कि लहरें कैसे चलेंगी। सही। लेकिन जब आप नैनोमीटर स्केल पर आते हैं, जैसे इस 6.7 नैनोमीटर की हीलियम फिल्म में, तो गुरुत्वाकर्षण का असर लगभग शून्य हो जाता है। उसकी जगह दूसरे बल हावी हो जाते हैं, जैसे वैन डर वाल्स बल, जो अणुओं के बीच के कमजोर आकर्षण बल हैं, और सतह तनाव। ये बल बड़े पैमाने पर ज्यादा मायने नहीं रखते। तो बल तो बिल्कुल अलग है। हाँ, भौतिकी के बल अलग है, लेकिन असली कुंजी है गणितीय समीकरणों में। दोनों ही प्रणालियां बड़ी पानी की लहरें और नैनोस्केल सुपरफ्लूइड लहरें को शैलो वाटर हाइड्रोडायनामिक्स यानी उथले पानी की द्रव गतिकी के सिद्धांतों से समझा जा सकता है। और इस स्थिति में जो मुख्य समीकरण इन लहरों के व्यवहार को बताता है वो है कोटवेग-डी वरीज समीकरण यानी केडीवी समीकरण। केडीवी समीकरण, ओके। अब दिलचस्प बात यह है कि चिप वाले सिस्टम के लिए जब आप केडीवी समीकरण लिखते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण वाले पद की जगह वैन डर वाल्स बल वाला पद आ जाता है। लेकिन समीकरण का जो मूल ढांचा है, उसका गणितीय रूप, फॉर्म, वो वही रहता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि भले ही असली ताकतें ग्रेविटी वर्सेस वैन डर वाल्स और उनके मान बिल्कुल अलग हों, लेकिन दोनों तरह की लहरें एक ही गणितीय नियम पुस्तिका का पालन करती हैं, जो कि केडीवी समीकरण है। उनका गणितीय ढांचा एक जैसा है। समुद्र को चिप पर सिकोड़ दिया है या सुनामी की ताकत को नैनो स्केल पर बना लिया है, ऐसा नहीं है। वे कह रहे हैं कि उनका वेव्स ऑन अ चिप सेटअप गणितीय रूप से उसी केडीवी हाइड्रोडायनामिक समीकरण का पालन करता है, जिसका पालन उथले पानी में चलने वाली बड़ी लहरें करती हैं। यानी फिजिकल रेप्लिका नहीं, मैथमेटिकल एनालॉग। एग्जैक्टली। यही गणितीय समानता उन्हें इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाले पैमानों की तुलना करने की अनुमति देती है, न कि भौतिक बलों की समानता। और ये गणितीय समानता कुछ शर्तों के तहत ही काम करती है, खास तौर पर शैलो वाटर लिमिट में, यानी जब तरल की गहराई लहर की लंबाई की तुलना में बहुत कम हो। इस स्थिति में लहरों का व्यवहार कुछ विमार रहित पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, जैसे अर्सेल नंबर, जो बताता है कि लहर कितनी नॉन लीनियर है। अर्सेल नंबर? हाँ। फिर एस्पेक्ट रेशियो यानी गहराई और लंबाई का अनुपात, और केडीडी समीकरण में डिस्पर्जन यानी फैलाव बताने वाले गुणांक। अगर दो अलग अलग भौतिक प्रणालियां जैसे समुद्री लहर और हीलियम लहर इन पैरामीटर्स के समान मान साझा करती हैं, तो उनका तरंग विकास गतिशील रूप से समान होगा, भले ही एक में गुरुत्वाकर्षण मुख्य हो और दूसरे में वैन डर वाल्स बल। समझ गया। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। तो प्रयोग का मकसद सुनामी की नकल बनाना नहीं था, बल्कि नॉन लीनियर तरंग विकास के समान गणित को लैब में बहुत नियंत्रित तरीके से बनाना और उसका अध्ययन करना था। एकदम सही कहा आपने। और अपने शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने ये साबित करने के लिए कई सबूत भी दिए कि उनकी ये तुलना सही है। पहला, उन्होंने अपने प्रयोग के नतीजों को कंप्यूटर मॉडल से मिलाया। एक एडवांस्ड हाइड्रोडायनामिक मॉडल, यूलर सॉल्वर और केडीवी समीकरण दोनों ही उनके प्रायोगिक डेटा को सही सही समझा पा रहे थे। इससे पता चला कि सिस्टम वाकई अपेक्षित गणितीय नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने अपने प्रयोग में अर्सेल नंबर की गणना की और पाया कि ये 100 मिलियन यानी 10 करोड़ जैसे विशाल मान तक पहुंच गया। 10 करोड़? हाँ, ये दिखाता है कि वे अपनी चिप पर अत्यधिक नॉन लीनियर तरंगे पैदा करने में सफल रहे, शायद उतनी या उससे भी ज्यादा नॉन लीनियर जितनी किसी बड़े वेव फ्लूम में भी हासिल करना मुश्किल हो। और तीसरा, जैसा हमने पहले चर्चा की, उन्होंने वो पूरा क्रम देखा, बैकवर्ड स्टीपनिंग, फिर शॉक फ्रंट बनना और फिर सॉलिटॉन फिशन।
ये ठीक वही क्रम है जिसकी भविष्यवाणी केडीवी समीकरण उथले पानी में बड़ी नॉन लीनियर तरंगों के लिए करता है। इसके साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि सुपरफ्लूइड हीलियम अपने आप में एक क्वांटम तरल है। शून्य चिपचिपाहट, फाउंटेन इफेक्ट, क्वांटाइज्ड वॉर्टिसेस, ये गुण पानी में नहीं होते। और प्रयोग में इस्तेमाल फोटोनिक कैविटी भी तरंगों के फैलने यानी डिस्पर्जन को अपने तरीके से प्रभावित करती है। शोधकर्ता इन अंतरों को मानते हैं और बार बार जोर देते हैं कि यह एक भौतिक नकल नहीं बल्कि एक गणितीय एनालॉग है। तो इस सब का सार क्या है, निष्कर्ष क्या निकाले हम? संक्षेप में ये शोध नॉन लीनियर तरंगों जैसी जटिल घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक नया शक्तिशाली तरीका देता है। एक नियंत्रित, बेहद तेज मिलीसेकंड स्केल वाला और सूक्ष्म वातावरण जहां सिद्धांतों को परखा जा सकता है। इसने सुपरफ्लूइड हीलियम में तरंगों के व्यवहार से जुड़ी दशकों पुरानी भविष्यवाणियों की प्रायोगिक पुष्टि भी की है। और जैसा मैंने कहा, यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए ये मौलिक विज्ञान, उभरती नैनो प्रौद्योगिकी और जटिल प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए मॉडलिंग और गणितीय समानता जैसे नए दृष्टिकोणों का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और इसके व्यापक असर भी हो सकते हैं। जटिल तरल गतिकी की बेहतर समझ शायद सुनामी या चरम समुद्री लहरों की मॉडलिंग और भविष्यवाणी में सुधार ला सके, कौन जाने। इसके अलावा माइक्रोफ्लूइडिक्स यानी चिप पर तरल प्रवाह का विज्ञान और शायद अन्य क्वांटम प्रणालियों के डिजाइन में भी ये ज्ञान काम आ सकता है। सबसे बढ़कर ये दिखाता है कि कैसे बिल्कुल अलग भौतिक शक्तियों वाली प्रणालियों का उपयोग करके भी अगर उनके पीछे का गणित समान है तो जटिल भौतिकी के रहस्यों को समझा जा सकता है। ये वैज्ञानिक मॉडलिंग की ताकत दिखाता है। और जाते जाते एक विचार आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये माइक्रो स्केल दृष्टिकोण, जो सीधी भौतिक नकल के बजाय गणितीय समानता पर केंद्रित है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के दूसरे जटिल क्षेत्रों में भी ऐसे रहस्य खोल सकता है जहां बड़े पैमाने पर सीधे प्रयोग करना असंभव या बहुत मुश्किल है? सोचिए, जैसे खगोल भौतिकी में तारों का बनना या फिर जलवायु परिवर्तन की मॉडलिंग। क्या वहां भी ऐसे गणितीय एनालॉग काम आ सकते हैं? जैसा कि हमने शुरू में बताया, हमारी ये चर्चा द हिंदू में प्रकाशित लेख पर आधारित थी, जिसमें साइंस पत्रिका के मूल शोध का विश्लेषण किया गया था। ये विषय यूपीएससी की तैयारी और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर इस विश्लेषण पर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ऐसी ही गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।